सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का जो हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे उसका लास्ट वीडियो जो है हम लोग जो है आज जो है डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से म्यांमार में जो है मिलिट्री रूल जो है स्टैब्लिश हुआ था, जो है वो 4 जनवरी 1948 को जो है क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था म्यांमार इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के 5 साल बाद। और शुरुआत में वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश थी, फिर बाद में वहाँ पर मिलिट्री रूल जो है स्टैब्लिश हो गया। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं चेंजेस इन म्यांमार। म्यांमार में किस तरीके से चेंजेस जो है वहाँ पर हुए, इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, मेनी चेंजेस टूक प्लेस इन म्यांमार इन 2008। The military government announced a public referendum on establishing democracy in the country, but the referendum was never conducted. अब देखो, म्यांमार में जब मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो गया था तो इंटरनेशनल कंट्रीज के प्रेशर के कारण वहाँ का जो मिलिट्री रूलर जो था, जो जनरल था, उसको दबाव में आकर ये बोलना पड़ा 2008 में कि जो है वो क्या कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि लोगों से पूछेंगे कि वो म्यांमार में मिलिट्री रूल चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चाहते हैं। मतलब लोगों से जो है उनका वोट जानना, उनका मत जानना, उनका जो है वो क्या चाहते हैं उसकी डिमांड को जानना क्या कहलाता है, रेफरेंडम जो है कहलाता है। लेकिन 2008 में ये अनाउंस तो हुआ कि म्यांमार में रेफरेंडम होगा, बट वो रेफरेंडम जो है कभी भी कंडक्ट नहीं हो पाया। द नेम ऑफ कंट्री वॉज चेंज फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार एंड इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 2010 अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन। और वहां पर कुछ चेंजेस हुए, जैसे म्यांमार का जो पुराना नाम जो था, जब मिलिट्री रूल था वहां पे, तो उसका नाम क्या था, बर्मा था। ठीक है, लेकिन उसको 2008 के बाद जो है क्या कर दिया गया, बर्मा से चेंज करके उसको म्यांमार कर दिया गया। अब जानबूझ के दिखावा करने के लिए वहां के जो मिलिट्री रूलर्स जो थे, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि म्यांमार में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है करके, उन्होंने 2010 में जो है क्या करवाया, इलेक्शन जो है करवा दिया फॉर्मेलिटी के लिए। क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया होगा, ये सारे कंट्रीज जो है म्यांमार पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप अपने यहाँ मिलिट्री रूल को खत्म कीजिए और डेमोक्रेसी लाइए करके। तो इसी दिखावे के लिए जो उन्होंने 2010 में जो है इलेक्शन जो है करवाया। However, सू की रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट एंड वॉज बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग। और हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि वहां के जो डेमोक्रेसी की डिमांड करने वाले जो मेन लीडर जो थी सू की, वो मेन लीडर थी, वो डेमोक्रेसी के साइड में थी, तो उनको क्या कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट में रखा गया था। तो जब 2010 में इलेक्शन हुआ ना, तब भी इनको जो है क्या किया गया था, हाउस अरेस्ट में रखा गया था और इनको चुनाव लड़ने से जो है क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। क्योंकि मिलिट्री रूलर्स को पता था, जनरल को पता था कि अगर सू की जो है अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो पूरी जनता उसी को वोट देगी और वो जीत जाएंगी और मिलिट्री रूल वहां से हट जाएगा। तो इसलिए जानबूझकर जो सू की को जो है हाउस अरेस्ट में रखा गया और उनको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया। सी वॉज रिलीज ओनली आफ्टर द इलेक्शन, और उसको इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही जो है क्या किया गया, बाहर निकाला गया। हर पार्टी बाइकॉटेड द इलेक्शन इन द प्रोटेस्ट। एज अ रिजल्ट द मिलिट्री बैक्ड द यूनियन सॉलिडरिटी एंड द डेवलपमेंट पार्टी इमर्ज विक्टोरियस एमिड्स एक्यूजेशन ऑफ द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। अब देखो, सू की को तो चुनाव लड़ने दिया गया नहीं, तो सू की जो पार्टी है वो जीती नहीं। ठीक है, अब उसकी पार्टी ही चुनाव नहीं लड़ी, तो अगर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी तो एक दूसरी पार्टी जो है, जो कि मिलिट्री रूलर्स की ही थी एक तरीके से, उन्हीं का बैकअप था, उसका नाम है उस पार्टी का यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। ये जो पार्टी है ये नाम मात्र के लिए जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं थी, ये जो है एक्चुअल में जो मिलिट्री रूलर्स जो थे उन्हीं के लोगों के द्वारा बनाया गया एक पार्टी था। तब सू की जो लोग थे वो पार्टी में तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया नहीं। तो ये जो यूएसडीपी है, इन्होंने पार्टी में क्या, मतलब इसकी जो पार्टी है यूएसडीपी, ये जो यूएसडीपी है चुनाव को जीत जाते हैं और वहां पर अपना गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश जो है करते हैं। लेकिन इसका जो है विरोध करते हैं कौन, इसका जो प्रोटेस्ट करते हैं सू की के पार्टी के लोग। द मिलिट्री जुंटा वाज डिसलॉज्ड एंड Thein Sein was elected the new president of the country, but the army continued to exercise control behind the scene. अब देखो, 2010 में इलेक्शन तो हो गया नाम मात्र के लिए, ठीक है, और उस कौन सी पार्टी जीती थी, यूएसडीपी पार्टी जीती थी। तो यूएसडीपी पार्टी के एक आदमी थे जिसका नाम है थेन सेन। अब ये जो थेन सेन है ये क्या हुए, वहां के जो है नए प्रेसिडेंट जो है क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये थेन सेन क्या बोलते हैं,
म्यांमार के अगर जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ये थेन सेन वहां के नाम मात्र के प्रेसिडेंट बन गए, बाकी पूरा का पूरा जो कंट्रोल करने का जो काम कर रहा था पूरे कंट्री को, वो मिलिट्री ही था। मतलब सामने में ये थेन सेन प्रेसिडेंट थे, लेकिन पीछे से पूरे कंट्री को कौन रन कर रहा था, वहां के मिलिट्री जो है रन कर रही थी। हेंस मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड डिड नॉट कंसिडर द इलेक्शन टू बी लेजिटिमेट। लेकिन इसके कारण से जो है पूरे वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज थे, उन्होंने क्या किया, म्यांमार में जो इलेक्शन हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि म्यांमार में जो इलेक्शन हुआ है वो उसमें धांधली हुई है, उसमें गलतियां हुई है, और वहां के जो प्रेसिडेंट जो बने वो भी गलत तरीके से जो है बने हैं। इसीलिए उन्होंने जो है म्यांमार को जो है क्या करना, साइड करना जो है स्टार्ट कर दिया। In 2011, by-election were held to 45 seats. This time, Suu Kyi's NLD contest winning 43 seats. अब देखो 2010 में चुनाव हुआ, उसके बाद 2011 में जो है क्या हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन मतलब क्या होता है, जब मेन इलेक्शन होता है और उसके जीते हुए कैंडिडेट या तो रिजाइन कर देते हैं या तो मर जाते हैं, किसी वजह से उसका पोस्ट खाली हो जाता है, तो उसके प्लेस में क्या होता है, इलेक्शन होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, 90 विधानसभा सीट आप सबको मालूम है। तो मान लो कोई एक विधायक का डेथ हो जाता है, मर जाता है वो किसी कारण से, तो उसका सीट तो खाली हो गया। तो उस सीट को भरने के लिए जो फिर से इलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो 2010 में मेन इलेक्शन हुआ था म्यांमार में। 2011 में क्या हुआ, 45 सीटों के लिए जो है बाई इलेक्शन हुआ, मतलब दोबारा इलेक्शन हुआ। और इस बार जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर के कारण जो है क्या हुआ कि यहाँ पर सू की जो पार्टी है जिसका नाम था NLD, ये पार्टी जो है क्या करती है, चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करती है, और 45 में से 43 सीट जो है क्या होती है, सू की पार्टी जीत जाती है। Suu Kyi's release and the NLD's participation in the election marked the beginning of the democratic rule in Myanmar. और इस चुनाव के बाद से जो है सू की को जो हाउस अरेस्ट किया गया था या उनको इलेक्शन लड़ने से जो भी बैन किया गया था वो सब चीज़ें हटा दी गई। तो ये सब चीज़ें ये एक बात की ओर इशारा कर रही थी कि म्यांमार में अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है क्या होने लगी है, आने लगी है करके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है नहीं चलता है, ठीक है। वहाँ पर जो है भले ही वो देश जो है ऐसा था कि जो इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लेकिन बाद में मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गई, फिर बीच में कुछ टाइम के लिए डेमोक्रेसी आई। अभी प्रेजेंट में वर्तमान में फिर से वहाँ पर मिलिट्री रूल जो है स्टैब्लिश जो है हो गई है। The political upheavals in the Libya and Myanmar are ongoing story that has yet to reach in its conclusion. अब जो लीबिया की स्टोरी हमने पढ़ी और जो म्यांमार की स्टोरी पढ़ी जहां पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, अब उनका जो डेस्टिनेशन है कि लीबिया और म्यांमार किस ओर जाएंगे, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएंगे प्रॉपर या पूरे लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा, ये बात जो है बहुत देखने वाली जो है बात है। It appears that Myanmar will complete the transition to a democratic nation with many more political parties contesting future election. हम ये होप करते हैं या ये अपीयर होता है, ये पुराना बुक है ना, इसीलिए उस पुराने बुक के हिसाब से यहाँ पर बात किया गया है कि उस समय के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि म्यांमार में प्रॉपर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाएगी और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे लक्षण उस समय दिख रहे थे। Hence the possibility of democracy establishing roots in the country is strong. और इसके कारण से क्या होगा कि जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, चुनाव होगा, तो वहां पर डेमोक्रेसी की रूट्स है वो बहुत स्ट्रांग जो है होंगी। जैसे हमारे इंडिया में भले ही कांग्रेस और बीजेपी कितना भी क्यों न लड़ते हो या कोई भी पार्टी आपस में लड़ती है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उस पर यह नहीं बोलते हैं कि जो है ये गलत तरीके से चुनाव हुआ है। भले ही कुछ लोग बोलते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया था ऐसा वैसा करके, लेकिन वो नहीं है। मतलब जो रिजल्ट आता है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, जीती हुई पार्टी भी उसका रिस्पेक्ट करती है और हारी हुई पार्टी भी जो है क्या करती है, लोगों के वोट का जो है रिस्पेक्ट जो है करती है। तो वही चीज हम म्यांमार में भी चाहते हैं कि वहां पर भी डेमोक्रेसी जो है स्टैब्लिश हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन जनता के द्वारा चुना गया पार्टी ही क्या करे, वहां पर जो है अपना रूल जो है स्टैब्लिश करे। चाइना जैसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी जो है पूरी लाइफ टाइम जो है 100 साल 200 साल 300 सालों तक जो है लगातार जो है चलते रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, लीबिया की स्टोरी हमने पढ़ ली और म्यांमार की स्टोरी जो है हमने पढ़ ली। अब दोनों का जो है हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। लीबिया जो होता है वो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और म्यांमार जो होता है वो साउथ एशिया में आता है, मतलब बेसिकली बोला जाए तो एशिया में आता है। तो दोनों के ज्योग्राफिकल कंडीशन, बहुत सारे डिससिमिलरिटीज हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग दोनों को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह दोनों को जो है हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर जो है करते हैं। We read about two contemporary democratic struggle in the world. The two nations are different in many ways, but there are similarities in the aspiration of their people.
इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो क्या है, वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट। द वेलफेयर मेजर्स अंडरटेकन इन लीबिया फुलफिल द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। लीबिया में जिस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए बेसिक चीज़ें की गई, लोगों के भलाई के लिए काम किया गया, स्कूल ओपन किए गए, हॉस्पिटल ओपन किए गए, घर बनाए गए, लोगों को ज़मीन दी गई, ये लीबिया में जो है बहुत अच्छे लोगों के लिए काम जो है हुआ। They gave the people the opportunity to improve their living standards through the education and employment। वहाँ की जो भी सरकार थी उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश किया कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपने जीवन स्तर में क्या करें, सुधार करें। वहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया, वहाँ के लोगों को फ्री एजुकेशन जो है दिया गया। Myanmar also initiated some welfare measures including land reform laws, but the army exploited the people and the country's natural resources. As a result, the people were mired in property। म्यांमार में भी जो है पॉवर्टी, म्यांमार में भी वहाँ के जो मिलिट्री रूलर्स थे उन्होंने कोशिश किया कि लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा करप्शन था या इतने सारे मिलिट्री का रूल्स होने के कारण वहाँ पर कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंट जो है लीबिया के जैसा जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। बल्कि म्यांमार में जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज अब धीरे धीरे क्या होने लगे, आर्मी के जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करने लगे और म्यांमार देखते देखते क्या होने गया, गरीब होते गया। तो एक कंट्री ऐसा है जहाँ के जो रूलर्स हैं, जहाँ के जो गवर्नमेंट है वो लोगों के भलाई के लिए काम किया, लोगों के अच्छा काम किया, लोग आगे बढ़े भी। वहीं पर एक दूसरा कंट्री है जिसका नाम म्यांमार है। म्यांमार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। म्यांमार पहले जितना अमीर था अब उससे भी ज्यादा जो है गरीब होने लगा, क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूलर्स ने करप्शन एस्टैब्लिश कर दिया, सारे रिसोर्सेज को अपने अंडर में कर लिया, तो लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिली। इन बोथ कंट्रीज द रूलिंग गवर्नमेंट हैड द एक्टिव बैकिंग ऑफ द आर्मी। अब जब हम लोग दोनों देशों की बात करते हैं, चाहे लीबिया की हो चाहे म्यांमार की हो, वहां पर जो भी रूलर रहा हो, चाहे नाम मात्रा का हो चाहे एक्चुअल में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है मिलिट्री का हाथ जरूर था। The rulers did not allow free and fair election, nor did they permit the formation of political parties। रूलर जो थे वहां पर दोनों जगह के उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनने दिया और वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। भले ही लीबिया में लोगों के भलाई के लिए काम हुआ था, लेकिन वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से वहां भी इलेक्शन नहीं हुआ। और म्यांमार को तो हमने पढ़ा ही है कि वहां पर एक जो पॉलिटिकल फेवरेट पार्टी थी उसके लीडर को ही अंदर कर दिया गया और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। तो दोनों देशों में जो फ्री और फेयर इलेक्शन को परमिट नहीं किया गया। Even when election were held, they did not allow the victorious party to form a government। इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो जीत भी गई है उसको भी जो है गवर्नमेंट बनाने जो है नहीं दिया गया वहां के मिलिट्री रूलर्स ने। Such autocracy is stifled freedom of thought, expression and political dissent। It also stifled the evolution of the political organization। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के कारण भी हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के कारण, लोगों का प्रेशर के कारण जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी आने जैसी जो है बात जो है हमें देखने को मिलती है। However, Myanmar was different from Libya। Myanmar started with a democratic government, but then military took over the regime of the government। अब हम लोग लीबिया और म्यांमार की बात कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग से ही देखा था कि जब म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में तो वहाँ पर 10 साल तक प्रॉपर डेमोक्रेसी थी, लेकिन उसके बाद जो है मिलिट्री रूल जो है स्टैब्लिश हुआ था। इन लीबिया द आर्मी टूक ओवर पावर आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। लेकिन लीबिया में किस तरीके से मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हुआ था, वहां पर जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजा रानी का जो सिस्टम था कि एक राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके का जो मोनार्की सिस्टम जो था वो मोनार्की सिस्टम क्या हुआ तो वहां पर जो खत्म हुआ था और उसके बाद वहां पर मिलिट्री रूल जो है वहां पर स्टैब्लिश हुई थी। बोथ कंट्रीज लैक द इनेबलिंग कंडीशन फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेटिक टू फ्लरिश। और दोनों देशों ने क्या किया, डेमोक्रेसी को जो है धज्जियां उड़ा दी, वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने नहीं दिया गया। Countries were deeply divided politically and the possibility of the ruling classes working out a compromise solution acceptable to all was low। The people of the both nations wanted free and elected government। They wanted freedom of expression, they wanted freedom to protest against the wrongdoing, they wanted political parties that could act freely and independently। दोनों कंट्रीज का सिचुएशन भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों में जो है एक चीज जो कॉमन थी वो क्या थी, वहां के दोनों जगह की जनता जो थी, जो आम आदमी थे वो क्या थे, त्रस्त थे। दोनों
जगह के जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि वहां पर किस तरीके से हो, वहां पर जो है फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, मतलब हम जनता के द्वारा चुना गया, वोट के थ्रू चुना गया गवर्नमेंट वहां पर बने। वो ये चाहते थे कि उनको जो भी बोलना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके पास होना चाहिए। जैसे इंडिया में है, अगर आपको मोदी सरकार की बुराई करनी है तो आप खुलेआम यूट्यूब में कहीं भी वीडियो डाल के कर सकते हो। दे वांटेड द फ्रीडम ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग। वो ये भी चाहते थे कि अगर सरकार कोई गलत काम करे तो उसको प्रोटेस्ट करने का राइट्स भी इनके पास रहे। वो इस तरीके की डेमोक्रेसी जो है चाहते थे। कहां के लोग? लीबिया और म्यांमार दोनों जगह के लोग। दे वांटेड पॉलिटिकल पार्टीज दैट कुड एक्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंट। वो ये भी चाहते थे कि उनके देश में इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश हो जो कि फ्री तरीके से क्या करे, काम कर सके, मिलिट्री के कंट्रोल में ना आए, मिलिट्री के प्रेशर में ना आए, बल्कि खुद इंडिपेंडेंट होकर लोगों के भलाई के लिए क्या करे, काम करे। Both countries resorted to large scale nationalization which put the brake on the balanced development। दोनों कंट्रीज ने ये क्या किया कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब अपने अंडर में ले लिया गया, सरकार के अंडर में उसको ले लिया गया। They were also affected by the large scale corruption. Even the routine daily working of the government was affected by the corruption. People felt helpless and angry, which strengthened their will to protest against the government. They began to believe the democracy could provide a solution to their problems। अब जब लीबिया और म्यांमार दोनों जगह मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हुआ तो आपने पढ़ा भी है कि करप्शन वहां पर बहुत ज्यादा फैल गया था। जो भी रिसोर्सेज थे उसको सरकार ने एक तो अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने आदमियों को जो है वहां पर बिठा दिया। तो इसके कारण से जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है करप्शन होते गया और वहां के लोग जो है क्या होने लगे, गरीब जो है होने लगे। और उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आने लगा कि इस चीज से हमें तभी सॉल्यूशन मिल सकता है जब हमारे देश में क्या हो, प्रॉपर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। In this chapter, we tried to understand the struggle for democracy over the past few decades in the both Libya and Myanmar. In 20th century, many countries in the world began demanding some form of the democratic governments। हमने इस चैप्टर में दो कंट्रीज के बारे में समझने की कोशिश की कि ये दो कंट्री के लोग किस तरीके से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है क्या किए, पूरे जो है जी जान लगाकर जो है कोशिश की, किस तरीके से फाइट जो है किए। हमारे इंडिया के बारे में तो पता ही होगा कि हम लोग ब्रिटेन से अलग होने के लिए बहुत सारे लड़ाइयां जो है लड़ी हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जान गंवाया, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई और 1947 से लेकर आज तक हमारे यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है वर्क जो है कर रही है। लेकिन लीबिया और म्यांमार में आज तक इस तरीके का जो है देखने को हमें नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश इन मोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज आफ्टर दे गेन इंडिपेंडेंस। जिन जिन कंट्रीज जो की कॉलोनी थी या जो कंट्रीज जो कॉलोनीज थी, किसकी कॉलोनीज थी? ब्रिटेन की, अमेरिका के, किसी न किसी देश की वो कॉलोनी थी। तो जब वो कॉलोनी से इंडिपेंडेंट होकर फ्री कंट्री बने तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो नए नए देश इंडिपेंडेंट हुए थे वहां पर डेमोक्रेसी जो है एस्टैब्लिश जो है हुई थी। Wherever democracy failed to take root, the struggle to establish a democratic government continues to this day. In this modern era, there is no country in the world whose citizens would willingly accept the rule of the monarch or the dictator। तो शुरुआत में जो भी कंट्री हो, चाहे वो ब्रिटेन का गुलाम हो, फ्रांस का हो, जापान का हो, कहीं किसी भी देश का कॉलोनी हो, जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में स्टैब्लिश हुई थी। लेकिन बहुत सारे कंट्री क्या हो गए, फेल भी हो गए कि शुरुआत में उनके यहाँ डेमोक्रेसी तो स्टैब्लिश हुई लेकिन आगे उनके यहाँ डेमोक्रेसी जो है नहीं चल पाई। इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं म्यांमार, पाकिस्तान, ये चाइना, ये सारे ऐसे देश हैं जो अब इंडिपेंडेंट हुए थे किसी न किसी कॉलोनी देश से, तो उसके बाद वहां पर उनके यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी थी। लेकिन बाद में जो है किसी न किसी एक आदमी के कारण या मिलिट्री के कारण जो है उनके यहाँ डेमोक्रेसी जो है नाम मात्र की जो है बची है। तो दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो क्या चाहता होगा कि अपने देश में मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश हो या कोई डिक्टेटर उनके यहाँ जो है राजा या प्रेसिडेंट बने। सब क्या चाहते हैं कि प्रॉपर डेमोक्रेसी हो करके, चाहे छोटा कंट्री हो चाहे बड़ा कंट्री हो। अब एक बात देख लेते हैं कि जो आंग सान सू थी, इनको जो है 1991 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज जो है मिला था। क्यों नोबेल प्राइज मिला था? क्योंकि इन्होंने जो है क्या किया था, मिलिट्री रूलर्स के अगेंस्ट जो है फाइट किया था। म्यांमार में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के पार्टी के द्वारा, इसीलिए इनको जो है क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज जो है दिया गया था, जो कि उनके सन ने जो है रिसीव किया था उनके, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी। यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले तो हमने समझा कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।